हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 18 सितंबर 2021। तो 18 सितंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तथा अन्य सोशल मीडिया का लिंक भी वहां पर दिया हुआ है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं वहां पर। चलिए तो आज बिना देर किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 17 सितंबर को। रोगी सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता पैदा करने और लोगों से स्वास्थ्य सेवा को सुरक्षित बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाने का आग्रह करने के लिए 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रोगियों, परिवार, देखभाल करने वाले समुदायों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य देखभाल नेताओं और नीति निर्माताओं की रोगी सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए एक साथ लाता है। 2021 के WPSD यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे की थीम रहा है सुरक्षित मातृ एवं नवजात देखभाल, सेफ्ट मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई पर संकल्प WHA 72.6 के माध्यम से 17 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इससे 25 मई 2019 को 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में अपनाया गया था। अब चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह लॉन्च करने वाला नरेंद्र मोदी हमारे पीएम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मिलकर लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी लॉन्च किया है। संसद टीवी प्रोग्रामिंग संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज, शासन और योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन, भारत के इतिहास और संस्कृति और आम आदमियों के हित के मुद्दों को छुएगा। नया चैनल देश के संसदीय प्रणाली में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ता है। दोस्तों अब जान लीजिए कि पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था तथा लोकसभा टीवी हुआ करता था, अब दोनों को मिलाकर संसद टीवी बना दिया गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एनसीसी की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। पूर्व सांसद बैजयंत पांडा समिति के अध्यक्ष होंगे। 15 सदस्यीय समिति में क्रिकेटर MS धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा भी सदस्य होंगे। तो इतना बात जान लिया हम लोग एनसीसी के बारे में। अब बात हुई है एनसीसी के बारे में, तो एनसीसी के बारे में जान लेते हैं। एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीसी सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है जिसका उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच चरित्र, अनुशासन, एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा के आदेशों का विकास करना है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पुल बनाना है। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन यानी कि एकता और अनुशासन। इसका फुल फॉर्म तो हम लोग बता ही दिए, एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यह एक पार्ट है इंडियन आर्म फोर्सेज का। इसका रोल है स्टूडेंट यूनिफॉर्म्ड ग्रुप। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? तो यह बॉन्ड जारी करने वाला है ऑप्शन है यानी कि PFC। अग्रणी बिजली क्षेत्र NBFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि PFC ने
सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। 7 साल के यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार यूरो जारी करने वाला भी है। जारी करने के साथ पीएफसी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय धन उगाहने के लिए यूरोपीय बाजार में भी प्रवेश किया है। अब बात हुई है पीएफसी। पीएफसी क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं। पीएफसी का फुल फॉर्म होता है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में तथा इसका स्थापना 16 जुलाई 1986 को हुई थी। इसके अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक अभी वर्तमान में आर.एस. ढिल्लन जी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन लॉन्च किया है? तो यह मिशन शुरू करने वाले हैं ऑप्शन है यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी नामक एक नया मिशन शुरू किया है। मिशन को जम्मू और कश्मीर उद्यमिता विकास संस्थान पामपोर में लॉन्च किया गया था। उन्होंने रेखांकित किया कि डीजी पे सखी ने यूटी के स्वयं सहायता समूह पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वित्तीय समावेशन की शुरुआत की है, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी अधिक पारदर्शिता के साथ बहुत आवश्यक वित्तीय प्रवेश बिंदु बन गए हैं। अब बात हुई है मनोज सिन्हा यानी कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। यह मिशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, डिटेलिंग से आप पढ़ लीजिएगा। जान लेते हैं जम्मू के बारे में। जम्मू यह मैप में रेड कलर से डिनोटेड जम्मू कश्मीर। जम्मू तथा श्रीनगर यहाँ की राजधानी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ का मनोज सिन्हा जी। राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू है। 89 लोकसभा सीट है, 36 राज्यसभा सीट है। यहाँ पर मुख्य नेशनल पार्क है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जिसे सलीम अली नेशनल पार्क कहा जाता है। दच्चीगाम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहीं का नेशनल पार्क तथा हेमिस नेशनल पार्क यहीं का ही नेशनल पार्क था, लेकिन जब लद्दाख बट गया तो लद्दाख के बटने से यह लद्दाख में चला गया, यानी अब लद्दाख का यह फेमस नेशनल पार्क हो गया है। यह एक यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक से एक रिपोर्ट शुरू की है? तो यह शुरू करने वाला नीति आयोग है, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार शीर्षक एक रिपोर्ट शुरू की है, जो भारत में शहरी नियोजन क्षमता को बढ़ाने में उपाय प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट 16 सितंबर 2021 को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ अमिताभ कांत और विशेष सचिव डॉक्टर के राजेश्वर द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई थी। अब शहरी नियोजन क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। शहरी नियोजन शहरों, नागरिकों और पर्यावरण के एकीकृत विकास की नींव। दुर्भाग्य से अब तक इसमें उचित ध्यान दिया गया है। मौजूदा शहरी नियोजन और शासन ढांचा जटिल है, जो अक्सर अस्पष्टता और जवाबदेही की कमी की ओर ले जाता है। रिपोर्ट यह बताती है कि हर को 2030 तक सभी के लिए स्वस्थ शहर बनाने की आकांक्षा रखनी चाहिए। रिपोर्ट में 5 साल की अवधि के लिए 500 स्वास्थ्य शहर कार्यक्रम नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना भी सिफारिश की गई है। इस प्राथमिकता के तहत राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा संयुक्त रूप से शहरों और कस्बों का चयन किया जाएगा। अब चलते हैं, इतना बात हम लोग जान लिए शहर नियोजन के बारे में, जान लिए इस रिपोर्ट के बारे में, जान लिए। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन उद्योग के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 26,058 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन उद्योगों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना को मंजूरी दी है। पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के उद्भव को प्रोत्साहित करेगी। मंत्री ने कैबिनेट की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा है कि उद्योग को 5 साल में 26,058 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि मुहैया कराया जाएगा। यहाँ पर योजना के बारे में दिया हुआ है कि कुल
26,058 करोड़ रुपए की बजट में से 25,938 करोड़ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए और 120 करोड़ रुपए ड्रोन उद्योग के लिए स्वीकृत किए गए हैं। अब आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन यानी कि 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्च स्तर के कर्ज से जूझ रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में कई संरचनात्मक और प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुल 9 संरचनात्मक और 5 प्रक्रिया सुधारों की मंजूरी दी है। यानी कि कैबिनेट ने पूरी तरह से दूरसंचार क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और आज का अगला प्रश्न है, बात हुई है दूरसंचार विभाग में, तो संचार विभाग का मंत्रालय कौन है? तो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी। हाल ही में प्रख्यात अजीज हजनी का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो दोस्तों यह एक लेखक थे, कश्मीरी लेखक। यह इमेज में अजीज हजनी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध लेखक और जम्मू और कश्मीर अकादमी ऑफ कोर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेज के पूर्व सचिव अजीज हजीनी का निधन हो गया है। उत्तर कश्मीर के बांडीपेरा में अब्दुल अजीज पर्रे के रूप में पैदा हुए हजनी को 2015 में जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी का सचिव नियुक्त किया गया था। उनके पास कविता और आलोचना सहित कश्मीरी में 20 से अधिक पुस्तकें हैं। तो आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। यह प्रख्यात कश्मीरी लेखक थे अजीज हजीनी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की। आज का अगला प्रश्न है, उससे पहले यहाँ जम्मू के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। आप जरूर यहाँ पर जम्मू के बारे में रिवाइज कर लीजिए। पिछले दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग जम्मू के बारे में पढ़े हैं और यहाँ पर भी जम्मू के बारे में बात आई है, तो जम्मू के बारे में आप यहाँ पूरी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ओलंपिक विजेता यूरी सेडिक का निधन हो गया है। यह ओलंपिक विजेता है, तो यह कितने बार स्वर्ण पदक जीते थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है यानी कि 2 बार। यह इमेज में यूरी सेडिक, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। डबल ओलंपिक हैमर थ्रो स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक एक यूक्रेनी ट्रैक और फील्ड एथलीट जिन्होंने 1991 तक सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व किया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1986 में स्टटगार्ट में यूरोपीय चैंपियनशिप में 86.74 मीटर की थ्रो के साथ हैमर थ्रो का विश्व रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक नहीं टूटा है। उन्होंने मॉन्ट्रियल में 1976 के ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक और मॉस्को में 1980 में ओलंपिक में अपना दूसरा स्वर्ण पदक जीता था। कुल मिलाकर ये अपने जीवन में 2 स्वर्ण पदक जीत लिए थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोनों के दोनों स्वर्ण पदक जीते थे। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंदु मल्होत्रा को कितने साल के लिए डीडीसीए का लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो डीडीसीए का लोकपाल 1 साल के लिए नियुक्त किया गया है इंदु मल्होत्रा को। यह इमेज में इंदु मल्होत्रा, इनको 1 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तथा न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ये है इंदु मल्होत्रा जी। इनको 1 साल की अवधि के लिए दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए लोकपाल सह नैतिकता अधिकारी होंगी। डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली की अध्यक्षता वाली आम सभा ने 65 वर्षीय न्यायमूर्ति मल्होत्रा की नियुक्ति का फैसला किया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी सीटीओ के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन है यानी कि अमित सक्सेना को। यहाँ इमेज में अमित सक्सेना डिप्टी चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी डिजिटल बैंकिंग ऑफ एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक के ग्लोबल डिप्टी सीटीओ अमित सक्सेना आरबीआई इनोवेशन हब में मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए हैं। रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर नवाचार को बढ़ावा देने वाले वातावरण का निर्माण करके वित्तीय क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी कि आरबीआईएच स्थापित करेगा। अब जान लेते हैं आरबीआईएच क्या है। तो यहाँ पर देखिए आरबीआईएच के बारे में दिया हुआ। आरबीआईएच एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करेगा जो वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुँच को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इससे वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। हब वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों, प्रौद्योगिकी उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा और विचारों के आदान प्रदान और वित्तीय नवाचारों से संबंधित प्रोटोटाइप के विकास के प्रयासों का समन्वय करेगा। अब बात हुई है एसबीआई तथा आरबीआई के बारे में, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं।
SBI, यह है SBI बैंक का लोगो, यह फाइनेंशियल सर्विस बैंकिंग कंपनी है। इसका वेबसाइट है onlinesbi.com। इसका चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खर्रा जी, मुंबई इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। तथा इसके कई सब्सिडीज है, जैसे SBI कार्ड, SBI लाइफ इंश्योरेंस तथा अन्य कई सब्सिडीज है। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक का यह है लोगो। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के सभी बैंकों का केंद्रीय बैंक है तथा भारत के सभी बैंकों का यह संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करके रखता है। इस बैंक के संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ब्रिटिश शासन में ही की गई थी। इसकी स्थापना तो कोलकाता में वैसे की गई थी, लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका सब्सिडीज है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। अब जान लेते हैं इसके 25वें गवर्नर के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। इसके पहले यानी 24वें गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के कौन थे? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भवानी राय का निधन हो गया, यह कौन थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि यह एक फुटबॉलर थे। भारत के पूर्व फुटबॉलर और मोहन बगान के कप्तान भवानी राय का निधन हो गया है। वह 1966 में बगान में शामिल हुए, 1972 तक क्लब के लिए खेले। उन्होंने 1969 में मर्डेका कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 3 मैच खेले। भवानी राय ने मोहन बगान को 1968, 70, 71 और 1972 संयुक्त विजेता में रोवर्स कप जीतने में मदद की थी। घरेलू स्तर पर वह 1968 और 1971 में संतोष ट्रॉफी जीतने वाले पश्चिम बंगाल की टीम का हिस्सा थे। यह है इमेज में भवानी राय, पूर्व फुटबॉलर है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल कौशल विकास योजना किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च करने वाला ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है अश्विनी वैष्णव जी। रेल कौशल विकास योजना लॉन्च्ड अंडर रेल कौशल विकास योजना, ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू 50,000 कैंडिडेट्स ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। 3 वर्ष के दौरान रेल कौशल विकास योजना के तहत 50,000 कैंडिडेट को एक 3 ईयर्स पीरियड के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव लॉन्च्ड रेल कौशल योजना, ए प्रोग्राम अंडर द एजेज ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ऑन 17 सितंबर 2021। यानी कि रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लॉन्च किया रेल कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया कौशल विकास योजना के तहत यह योजना चलाया गया है, जो कि लॉन्च किया गया 17 सितंबर 2021 को, यानी कल के दिन। अंडर रेल कौशल विकास योजना, एंट्री लेवल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड ऑफ द यूथ इन इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल थ्रू रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज ए पार्ट ऑफ 25 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी का अमृत महोत्सव। दैट मीन्स आपको रेल कौशल विकास योजना के तहत एंट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी यूथ यानी जवानों को, युवाओं को एंट्री लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी 50,000 छात्रों को, जिसमें स्किल डेवलप किया जाएगा रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। यह एक हिस्सा है 75 वर्ष पूरा हो जाने, स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरा हो जाने में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 सप्ताह, उसका यह एक हिस्सा है। तो इतना बात हम लोग जान लिए रेल कौशल विकास योजना के बारे में, जो कि अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर लॉन्च किए हैं। अब चलते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में बीजेपी पार्टी ने तेलंगाना लिबरेशन डे मनाने की मांग की है। यह दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाने का मांग किया है? तो दोस्तों यह कल ही के दिन यानी 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष बीजेपी पार्टी द्वारा यह मांग की गया है कि तेलंगाना लिबरेशन डे मनाया जाए 17 सितंबर को। यह मांग 17 सितंबर के लिए किया जा रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तेलंगाना लिबरेशन डे, बीजेपी डिमांड टू सेलिब्रेट सितंबर 17 एज तेलंगाना लिबरेशन डे। वाई डे इज इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है। हैदराबाद लिबरेशन डे, देयर इज ए कॉल टू ऑब्जर्वेशन तेलंगाना लिबरेशन डे ऑन 17 सितंबर एज इट वाज ऑन दिस डे दैट द स्टेट गोट इट्स लिबरेशन इन 1948। यह मनाने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि तेलंगाना यानी हैदराबाद तेलंगाना जो है लिबरेशन अपना
मतलब लिबरेशन प्राप्त किया था 1948 में इसी दिन यानी 17 सितंबर को। उसी वजह से तेलंगाना लिबरेशन डे 17 सितंबर को मनाने की मांग की जा रही है। यह मांग बीजेपी के द्वारा की जा रही है। व्हाट इज तेलंगाना लिबरेशन डे? तो इंडिया गोट इट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। हैदराबाद स्टेट हैड to wait to get out of the cultures of Nizams and Rajakars who were ruling the state। यानी कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाने के बाद भी क्लचर्स ऑफ निजाम एंड राजाकर्स जो कि यहाँ पर रूल कर रहे थे, वहाँ 17 सितंबर 1948 को यहाँ पर आज़ादी मिली थी, जिसकी वजह से तेलंगाना लिबरेशन डे मनाने की मांग की जा रही है, वो भी बीजेपी पार्टी से, मानी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह मांग की जा रही है। तो इतना बात हम लोग जान लिए तेलंगाना लिबरेशन डे की मांग क्यों की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है। अब चलते हैं कल के वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। कल का वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? इंडिया लार्जेस्ट ओपन एयर फर्नरी हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ दिस प्लेसेस? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड में पड़ने वाला जगह रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। अब चलते हैं आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित 10 वर्षीय दुबई गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया का पहला पेशेवर गोल्फर कौन बन गया है? हु हैज बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल गोल्फर इन द वर्ल्ड टू रिसीव द प्रेस्टिजियस 10 ईयर दुबई गोल्डन वीजा? तो दोस्तों आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, तथा आशा करता हूँ कल के प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दिए होंगे, तथा प्रत्येक दिन से बनने वाले डेज को आप कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपको डेज ध्यान में रहे। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी हमारे चैनल को शेयर तथा सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको PDF फाइल पाने में आसानी हो जाए। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग खास करके महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।